जाग दिले दीवाना, रुत जागी वसल यार की। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम एक बार फिर अपने सभी दोस्तों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। आज फिर एक कही सी कहानी या अनकही सी कहानी लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं और ये उम्मीद है कि आज की भी कहानी आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं आपके, हमारे, हम सब के रफ़ी साहब से जुड़ी हुई है, उनके किरदार की बुलंदी से जुड़ी हुई है और उनकी फनकारी से जुड़ी हुई है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल दीवाना, रुत जागी वसल यार की। रफ़ी साहब के लंबे कैरियर के दौरान शायद ही उस ज़माने का कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मौसीक़ार ऐसा हो जिसने रफ़ी साहब के साथ काम न किया हो। पर रफ़ी साहब ने कभी भी ऐसी बातों पे गुरूर नहीं किया और ना ही किसी को ना कहा। उनकी मकबूलियत का एक कारण यह भी रहा कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स उन्हें लेने के बाद निश्चिंत हो जाया करते थे कि अब तो गाने को चलना ही है। लेकिन अपनी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद कुछ ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो रफ़ी साहब के एहसानों तले दबे तो थे, पर उनकी जड़ें काटने की कोशिशों से बाज नहीं आते थे। इंडस्ट्री में जहां आर.डी. बर्मन जैसे मौसीक़ार थे, वहीं चित्रगुप्त जैसे भी संगीतकार थे जिन्होंने रफ़ी साहब को हमेशा इज्जत बख्शी और उनके एहसानों को याद रखा। चलिए बात चित्रगुप्त साहब की चली है तो आज उन्हीं के बनाए हुए एक नगमे की बात करते हैं। मेरे दिल अब ख्वाबों से मुंह मोड़ ले। ये बात है 1965 में बनने वाली फिल्म ऊंचे लोग की, जिसके हीरो थे फिरोज खान और उनके साथ राजकुमार, अशोक कुमार, कन्हैया लाल जैसे अदाकारों ने भी इस फिल्म में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए थे। गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और आवाज़ें थीं लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की। उस फिल्म के संगीतकार थे चित्रगुप्त। गर्चे चित्रगुप्त जी को बड़े बैनर की फिल्में बहुत ही कम मिली और वो ज़्यादातर बी और सी ग्रेड की फिल्मों में ही संगीत देते रहे, पर उनका संगीत हमेशा ए ग्रेड का ही रहा। जैसे इसी फिल्म के एक गीत की बात करते हैं। जाग दिले दीवाना, रुत जागी वसले यार। जाग दिले दीवाना, रुत जागी वसल यार की। आप लोगों ने इस नगमे को न जाने कितनी बार सुना होगा और इस गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ की जादूगरी को भी ज़रूर महसूस किया होगा जब वो गुनगुनाते हुए आहा हा हो करते हैं। फिर उस गाने की बाकायदा शुरुआत होती है। वो सुरूर में भरी आवाज़, वो रोमांस और ख्वाहिशात। उस गाने में चित्रगुप्त ने गर्चे बहुत ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल नहीं किया था, पर रफ़ी साहब की आवाज़ ही जैसे हर साज की कमी को पूरा कर रही थी। वो ख्वाबिदा सा अंदाज़, एक परी कहते हुए एक कहने के अंदाज को याद करें या जाग को कई अंदाज में अदा करना। तीसरे स्ट्रेंजा में भी वही कमाल नजर आता है। आवाज़ और अदायगी का ऐसा इस्तेमाल जिसमें ताजगी भी है, लताफत भी, जज्बात भी हैं और फनकारी भी। रफ़ी साहब के अलावा शायद ही कोई गुलकार इस गाने से ऐसा इंसाफ कर पाता। चित्रगुप्त जी ने जब ये धुन बनाई तो जाहिर है कि उनके दिमाग में रफ़ी साहब ही थे। दिमाग में तो रफ़ी साहब थे, पर प्रोड्यूसर के जेब में रफ़ी साहब को देने के लिए उनका मुआवजा नहीं था। करें तो क्या करें। चित्रगुप्त जी ने रफ़ी साहब से जिक्र किया कि धुन तो मैंने आपको नज़र में रखकर बनाई है, पर अब आपके मुआवजे का मसला है। रफ़ी साहब ने कहा, कोई मसला नहीं, आप गाना रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्डिंग तो हो गई।
लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद जो रकम रफ़ी साहब को दी गई वो उनके मुआवजे के आधे से भी कम थी। पर रफ़ी साहब ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ उस हकीर सी रकम को कबूल कर लिया। ज़हीर साहब को यह बात बुरी लगी तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर होता कि आप पैसे ही नहीं लेते, यूं ही फ्री में गा देते। उस पर रफ़ी साहब ने कहा कि हाँ, मैं फ्री में गा देता, लेकिन इस तरह वो खुद को मेरे एहसान तले दबा महसूस करता, उसकी गर्दन झुक जाती, वो दोबारा मेरे सामने आने में शर्मिंदगी महसूस करता। इसलिए मैंने ये छोटी सी रकम कबूल कर ली ताकि उसका आत्मसम्मान घायल ना हो। किरदार की ऐसी बुलंदी तो किसी फरिश्ते में ही हो सकती है। चित्रगुप्त ने भी कभी रफ़ी साहब का दामन नहीं छोड़ा और रफ़ी साहब की आवाज़ में चित्रगुप्त के कुछ नगमे हमेशा जिंदा रहेंगे, चाहे वो तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हो, या कोई बता दे दिल है कहाँ, या खुश रहो अहले चमन हम तो वतन छोड़ चले, या फिर जाग दिले दीवाना रोताई वसले यार की। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम के अब ये देश हुआ बेगाना, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें। खुश रहो अहले चमन खाक परदेस की छाने। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिरई के जियवा उदास, गोर की पतर की रे टूट गइल डालिया, चितर गइल तोतवा, छूट गइल नील रे आकाश, छोड़ी पतर की रे मारे गुललवा जियरा उड़ी उड़ी जाए। जल्दी जल्दी चल रे कहारा, सूरज डूबे रे नदिया। तो देखा आप लोगों ने रफ़ी साहब के किरदार में कैसी बुलंदी थी। वो इंसान था या फरिश्ता, सोचना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने किसी फरिश्ते को ही इंसान के रूप में ढालकर इस जमीन पर भेज दिया था, जिस इंसान ने कभी अमन, शांति और मोहब्बत के सिवा कोई दूसरी बात ही नहीं की, जिसने हमेशा दूसरों के मान सम्मान का, आत्मसम्मान का, नुकसान का, नफे का ख्याल रखा। ऐसे लोग इंडस्ट्री में कहाँ हैं? एक तरफ रफ़ी साहब बिना पैसों के भी गा रहे थे, कम पैसों में भी गा रहे थे, दूसरी तरफ उनके ही साथी गुलकार पूरे मुआवजे के बिना गाने को तैयार नहीं होते थे। मुआवजा कम हो तो रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देते थे। लेकिन वहीं पे आपने देखा कि इस कहानी में रफ़ी साहब ने कैसी अज़मत का मुजाहरा किया। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी में। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप लोग इतनी मोहब्बतों के साथ हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, और आपके बढ़ते हुए व्यूज़ और आपके कमेंट्स और आपके कॉल्स इस बात की गवाही देते हैं कि रफ़ी साहब की मोहब्बत आप लोगों के दिलों में कितनी शिद्दत के साथ पनप रही है। हम शुक्रिया अदा करते हैं आप तमाम लोगों का कि जो आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बड़ी मोहब्बतों के साथ देख रहे हैं, और आप लोगों के कमेंट्स से और कॉल्स से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि रफ़ी साहब की मोहब्बत आप लोगों के दिलों में कितनी शदीद है। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज, नमस्कार।